हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस का क्वेश्चन पेपर है, यूनिट टेस्ट 25-26। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं, एंड जिनके अभी नहीं हुए हैं तो वो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, एंड मिड टर्म के लिए भी इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। एंड मिड टर्म की आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उसमें से 3 to 4 क्वेश्चन पेपर ज़रूर कर लेना ताकि आपके मिड टर्म में हेल्प मिल सके। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले इसका सेक्शन ए देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज। तो जब हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो हीट एनर्जी चाहिए होती है मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मतलब उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है, बस फेस चेंज हो रहा होता है। तो जब फेस चेंज हो रहा होता है सॉलिड से लिक्विड विदाउट टेम्परेचर चेंज, मेल्टिंग पॉइंट तो सेम है ना, 0 डिग्री आपका आइस एंड 0 डिग्री वाटर। जस्ट आइस जो सॉलिड है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो उस टाइम पे हीट एनर्जी से क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। तो उस हीट एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न सी ऑप्शन आंसर है। यानी कि ये जस्ट क्या कर रही है, ये फेस चेंज कर रही है, आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रही है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे जो हीट एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की ये डेफिनेशन भी है, अच्छी तरह से इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट देखिए सेकेंड, द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बनता है तो उसके अंदर जो एरिया आता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता है ना, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसमें अगर एरिया की बात करें तो एरिया का मतलब v/t होगा, ठीक है। एरिया मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो v/t, तो v/t आपका s होता है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि v आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, v क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो s क्या होता है, v/t, है ना। तो ये एरिया बोल रहे तो v को t से मल्टीप्लाई करोगे। अगर स्लोप बोलते तो v को t से डिवाइड करते, तब आपका एक्सीलरेशन आता है, ठीक है। बट अगर एरिया बोला है तो v को t से मल्टीप्लाई करेंगे vt, तो vt क्या होता है, s होता है ना। तो यहाँ पे vt ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर, एरिया अंडर vt ग्राफ को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर स्लोप बोलते vt ग्राफ का तो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर से डी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड। 350 केल्विन टेम्परेचर को आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो जब भी सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, 273 माइनस कर दोगे। केल्विन में से 273 को आपको माइनस करना है, सेल्सियस कम आना चाहिए ना, तो यानी माइनस करेंगे 273। और अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस में 273 आपको प्लस करना होता है, ये याद रखना। तो सेल्सियस है तो माइनस करो 77 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, ओके, 77 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश प्रोसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज। तो जब गैसियस एक्सचेंज करना होता है सेल एज वेल एज सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो सेल्स के बीच में या सेल और एनवायरनमेंट के बीच में गैसियस एक्सचेंज जब होता है तो गैसियस एक्सचेंज मतलब डिफ्यूजन होता है, बी ऑप्शन आंसर है, डिफ्यूजन। फोर्थ का आंसर क्या होगा, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी आपको याद कर लेनी है मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिफ्यूजन इसका आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द बॉडी इज। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल टू एक्स एक्सिस मोशन दिखाना है। तो देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका, है ना, ST ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें अगर हम पैरेलल एक्सिस बोला है तो एक्स एक्सिस ही होता है ना, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ से पैरेलल होगा एक्स के, है ना। तो इसका मतलब है एस, देखो कि एस आपका सेम ही है ना, हर बार डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम चेंज हो रहा है बट एस तो जितना है, मान लो ये 10 पे था तो 10 पे ही रुका हुआ है, या 20 पे है तो 20 पे ही रुका हुआ है। तो यानी कि अगर ये चीज़
डिस्प्लेसमेंट हर बार सेम ही है, तो यानी ये चीज़ रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है। बाकी रेस्ट के यहाँ पे देखो, रेस्ट पे दो आंसर है, रेस्ट है जीरो इनिशियल डिस्टेंस या रेस्ट है विथ सम इनिशियल डिस्टेंस। तो यहाँ पे जीरो इनिशियल डिस्टेंस थोड़ी ना होगा, जीरो का मतलब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो टाइम पे जीरो ही होना चाहिए था, यानी जब जीरो डिस्प्लेसमेंट होता ना, तो आपका जो एस वाला ये एस टी ग्राफ में ये अगर जीरो डिस्प्लेसमेंट है तो यानी ये जीरो टाइम जीरो पे ये जीरो वाली लाइन पे ही जाता है ऐसे करके, तब ये जीरो डिस्टेंस पे होता है। बट कुछ डिस्टेंस कवर किया है, स्टार्टिंग जीरो टाइम जब है तो यहाँ पे डिस्टेंस जीरो थोड़ी ना, यहाँ तो कुछ है ना, डिस्टेंस कुछ है बट बाद में ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसलिए रेस्ट पे है। ठीक है, तो एट रेस्ट तो है बट सम इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड हो चुका है। अगर जीरो डिस्टेंस होता तो फिर ये ग्राफ ऐसे बना होता। ठीक है, यानी कि ये टाइम के ही साथ चला जाता है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे आपका आंसर बी ऑप्शन होगा, बी एट रेस्ट विथ सम इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। जनरली जो भी सब्सटेंस होते हैं पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस में जाते हैं, बट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से सीधा गैस में चले जाते हैं, उनको हम कहते हैं, उस स्टेट को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ए ऑप्शन आंसर है इसका। तो जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए विदाउट लिक्विड में तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे नेफ्थलीन बॉल्स है वो सब्लिमेट हो जाती है ना, ए ऑप्शन आंसर है 6 का। नेक्स्ट देखो, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू। अमीबा अपना फूड एक्वायर करता है कौन से प्रोसेस से? रिवर्स ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्कुलेशन। तो इसका आंसर है एंडोसाइटोसिस, बी ऑप्शन आंसर है। 7 का आंसर आपका बी एंडोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको ऐसी कंसेप्ट एंड डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मिड टर्म की प्रिपरेशन करने के लिए भी उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर रेशियो निकाले तो वो कितना आएगा मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए? ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1 की इक्वल और लेस देन 1। तो आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, ये मैंने पहले भी समझा रखा था, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, या तो डिस्टेंस के इक्वल होता है या हमेशा उससे कम ही होता है, कभी ज़्यादा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, या तो इक्वल होगा मैक्सिमम या फिर कम होगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशो निकालूँ तो जब ये इक्वल है तब तो ये रेशो 1 आएगा, बट अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो ये रेशो लेस देन, मतलब या तो ये 1 के इक्वल आ सकता है या फिर ये रेशो ऊपर कम आएगा ना और नीचे ज़्यादा आएगा तो ये कम ही आएगा, है ना, या तो ये इक्वल होगा या कम होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो इक्वल और लेस देन 1, ऑप्शन डी आंसर है 8th का। ओके, कंडीशन ये वाली लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो डी ऑप्शन आंसर है इसका। विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ड्रग्स या टॉक्सिक सब्सटेंस के को हटाने के लिए या डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए कौन सी ऑर्गेन रिस्पॉन्सिबल होती है? ये मैंने पहले भी बताया आपको, सी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर क्या है 9th का सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, अ बॉडी ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू पॉइंट 20 मीटर अवे एंड देन रिटर्न बैक टू इनिशियल पोजीशन। द चेंज इन पोजीशन कितना है एंड द डिस्टेंस। अच्छा, चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पोजीशन में जो चेंज होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि पहले वो ए से बी 20 मीटर गया और फिर वापस ना वो बी से ए रिटर्न बैक हुआ। रिटर्न बैक का मतलब वापस 20 आया, तो यानी ए से बी जाने में +20 और बी से ए जाने में, बी से वापस अगर ए में आया है तो इट मीन्स ये -20 हो जाएगा ना, समझ आया? तो यानी कि ए से बी और नेगेटिव ए बी। अब दोबारा चेंज इन पोजीशन का मतलब पहले +20 लेना है और फिर -20, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो वापस वो अगर वापस वहीं आ गई जहाँ से शुरू किया वहीं पे वापस आ रहा है, तो सेम अगर पॉइंट पे वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ये आपको याद रखना। तो यानी +20 पहले इधर गया तो +20 एंड इधर वापस आया तो -20। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन मैटर करेगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो जब भी वापस सेम पॉइंट पे आ जाती है कोई चीज़ तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। पर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया, यानी ए भी यहाँ भी जाने में डिस्टेंस कवर किया और यहाँ आने में भी डिस्टेंस कवर किया। तो जब डिस्टेंस है तो दोनों को प्लस करना होता है। ठीक है, तो ये 40 मीटर आ जाएगा। तो आंसर पहले 0 आएगा फिर 40, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
क्योंकि पहले आपको डिस्प्लेसमेंट बोला और बाद में डिस्टेंस बोला, तो पहले 0 आएगा फिर 40 आएगा। बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बना के दिया है, इसमें पॉइंट आउट करने ए बी सी डी क्या क्या है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, तो इसमें ए बताना है क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। अब देखो ये खुद न्यूक्लियस है तो इसको न्यूक्लियस मत बोलना, ये न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि ये पूरा न्यूक्लियस ही है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है ये बताना है आपको, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो यहाँ पे जो ए है, जो न्यूक्लियस के अंदर ये होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोस, ठीक है, NUCLEOUS, ठीक है, ए। और बी यहाँ पे आपका सब में क्रोमेटाइन ही है, यस, बी आपका क्रोमेटाइन है। और सी भी सब में सेम ही है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बाकी आपको स्ट्रक्चर आता होगा तो आपको पता चल जाएगा। ये बाहरी कवरिंग जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर ये ऐसे स्ट्रक्चर सा बना है डी, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा, यानी कि ये वाला ठीक है, न्यूक्लियोस, क्रोमेटाइन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म। सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। तो ए आपका न्यूक्लियोस, बी क्रोमेटाइन, और सी आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डी आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन सी करेक्ट है 11th का। चलिए नेक्स्ट सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। और कौन सी कंडीशन है जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। वैसे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है, बट कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या हमेशा छोटा होगा। तो इक्वल कब होता है, कौन सी कंडीशन है, ठीक है। तो पहले तो आपको पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल का बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी पोजीशन में चेंज है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ओके। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। नेक्स्ट इसमें बोला है कि कौन सी कंडीशन है जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, ओके। तो जब कंडीशन है पहली कि ऑब्जेक्ट को ना स्ट्रेट लाइन पाथ में चलना होगा, यानी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए और सेम डायरेक्शन में, अपोजिट नहीं होनी चाहिए डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लीनियर, और सेम डायरेक्शन में चलेगा, तो उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, यानी इनका जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा, है ना। तो ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट करना है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड में, और दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में। तो यहाँ पे डिफरेंस के कुछ पॉइंट आपको आने चाहिए, जैसे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में। न्यूक्लियस तो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोटिक असेंबल देयर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें यूकैरियोट्स असेंबल करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल। और जो न्यूक्लियोइड्स है वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे प्रोकैरियोट जो होते हैं वो असेंबल करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो उसमें, ये वेल ऑर्गेनाइज होता है न्यूक्लियस और लार्ज होता है, जबकि न्यूक्लियोइड पुअरली ऑर्गेनाइज होता है और स्मॉल होता है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस में सेवरल क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियोइड में, ओके। तो ये इसके डिफरेंस के पॉइंट है, इससे अच्छी तरह से आप याद कर लेना। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको डिफरेंस पूछा है। तो सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, थिक होती है, और उसको आप लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो डेलिकेट होती है, थिन होती है, और इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ओके। सेकेंड पॉइंट, सेल वॉल जो होती है आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल की जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे सेल वॉल कहते हैं, और आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल की जो होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी है, सेल वॉल आपकी सेलुलोज इन प्लांट्स और फंजाई में काइटिन से बनी होती है, ठीक है। तो ये सेल वॉल है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है, लिपिड, प्रोटीन एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनसे बनती है। तो ये आपको डिफरेंस याद करना है।
इसके बाद 14 क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन वाटर इज एसेंशियल। मतलब एक एग्जाम्पल से बताओ कि डिफ्यूजन जो होता है गैसेस का वो वाटर में एसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है। तो डिफ्यूजन अभी बताया था ना मैंने, गैसेस एक्सचेंज जो होता है ना, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन हेल्प करता है डिस्पर्स करने में, जो हार्मफुल गैसेस है एटमॉस्फेयर में उनको डिस्पर्स कर देता है और डाइल्यूट कर देता है उनके इफेक्ट को और होमोजीनियस कर देता है एयर को। ओके, और इसका एग्जांपल कैसे एसेंशियल, जैसे CO2 और O2 है, ये डिफ्यूज हो रही है वाटर में, जिससे क्या हो रहा है, जो गैसेस मिल रही है एक्वेटिक प्लांट और एनिमल को, जो भी उन्हें ज़रूरी गैसेस है इनकी डिफ्यूज होने से मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो आई होप समझ भी आ गया होगा डिफ्यूजन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट सेक्शन C है हमारा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सेक्शन C के क्वेश्चंस ये सारे मैंने अच्छी तरह से करा भी रखे थे आपको। ऑस्मोसिस क्या होता है ना, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होते हैं। तो सेक्शन D को भी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो इस सब के सोल्यूशंस के लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सेक्शन E को भी हम कवर करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये सारे आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर मिलेंगे, इन सब के सोल्यूशंस, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा मिड टर्म की और यूनिट टेस्ट की, तो आप चेक कर लेना। अच्छी तरह से इन्हें प्रैक्टिस भी कर सकते हो।